मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपसे विशेष परिचर्चा करेंगे बजट 2021-22 पर। बजट आ चुका है और हम लोगों की परीक्षाएं इस बजट के बाद ही आने वाली हैं और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से और इंडियन इकोनॉमी के दोनों बेसिस से जो है यह बजट हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग बजट के उन पहलुओं पर ध्यान दें जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो बजट का विवरण है वह 3 वित्तीय वर्ष के लिए होता है। जैसे आप ये डाटा अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो विवरण है बजट के ये लगातार 3 वर्षों के किए गए हैं, जिसमें 2019-20, 2020-21 और 2021-22। तो 2020-21 के आप देख रहे हैं कि 2 तरह की डाटा दिखाई दे रहे हैं। एक बजट अनुमान रहा है और दूसरा संशोधित अनुमान रहा है। ये चालू वित्त वर्ष है जो अभी चल रहा है आपका। जो वित्तीय वर्ष है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है भारत में। तो पहले बजट जो है लास्ट फरवरी के अंतिम दिन में आता था, लेकिन अब बजट हम लोगों का 1 फरवरी को आ जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो बजट की प्रक्रियाएँ हैं वह 1 अप्रैल तक सब पूरी कर ली जाती हैं, 2 महीने का समय अवधि रहता है। तो जब हमारा नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो हमारे पास आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट का जो ढाँचा है वो तैयार रहता है। तो बजट जो कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 एक में जो है वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है और इसी वित्तीय विवरण को भारतीय संसद की लोकसभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है और लोकसभा अगर इसे पारित कर देती है तब, क्योंकि भारत में जो वित्तीय शक्तियां हैं वह लोकसभा में ही निहित है और आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा में बहुमत के ही आधार पर होता है। तो अगर लोकसभा किस इस तरह के वित्तीय मामलों के जितने भी विधेयक हैं अगर उसे पारित कर देती है तो वह पारित मान लिया जाता है। तो अब अंतिम में राज्यसभा की एक औपचारिकता होती है और राष्ट्रपति के अगर सिग्नेचर हो गए तो बजट आवंटित हो गया। अब हम सरकार जो है यानी जो मंत्रिपरिषद है हमारी कार्यपालिका है वह इस बजट को विभिन्न मदों में खर्च करने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार का नया टैक्स कर प्रणाली ये सारी चीज़ें जो है हमारे बजट पर निर्भर कर। अब हम लोग के लिए ज़रूरी ये है कि हम बजट में क्या क्या देखें, हमारे एग्ज़ाम के लिए बजट में क्या-क्या है। आइए इसी जो है चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा बजट का जो आकार है वह कितना बड़ा है, कितने लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो बजट का जो आकार है ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये भारत सरकार के कुल आय और व्यय का लोक लेखा है इसमें, यानी आने वाला जो फाइनेंस ईयर है इस फाइनेंस ईयर में क्या भारत सरकार खर्च करेगी, यानी 2021-22 में भारत सरकार का कितना खर्च होगा। तो ये देखिए बजट का कुल जो अनुमान है इस साल का यह है 34,83,236 करोड़ रुपए। कितना खर्च होगा भाई? 34,83,236 करोड़ रुपए और उतना ही यानी आय और व्यय का जो लेखा है ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। यानी सरकार करेगी कि हमको हम जो है खर्च कर कितना करेंगे 34,83,236 करोड़ रुपए और इतनी ही आय हमको प्राप्त होने वाली है। अब यह आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी, तो वह पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त होती है और राजस्व प्राप्त, यानी जो विभिन्न तरह के कर भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं जो कि आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं। इन करों के माध्यम से राजस्व प्राप्तियां आपको मिलेंगी। और देखिए यहाँ रेवेन्यू अकाउंट से बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो राजस्व प्राप्ति इस वित्तीय वर्ष में करेगी वह है 17,88,424 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुमान है और यह टैक्सेशन से कितना होगा जो कर के माध्यम से, तो ये जो है 15,45,396 करोड़ रुपए।
कर भिन्न राजस्व से भारत सरकार को मिलने वाला कितना है? 2,43,028 करोड़ रुपए। अब पूंजीगत प्राप्तियों से जो है भारत सरकार को 16,94,812 करोड़ रुपए प्राप्त होने वाले हैं। इसमें जो ऋण की वसूली होगी, यानी जो रिकवरी होगी लोन की, उसके माध्यम से भारत सरकार को 13,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अन्य प्राप्तियों में जो है 1,75,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। उधार एवं अन्य देयताएं जो हम लोग उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, इसको पूंजीगत प्राप्तियों के तहत रखते हैं। तो इससे सरकार जो है ये 15,06,812 करोड़ जुटाएगी। इस मद के माध्यम से ये सरकार दिखा रही कि हमको इन विभिन्न मदों से इतनी आय प्राप्त होगी। अब देखिए हमको पूरे आकलन में मोटे तौर पे अगर देखा जाए, सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, तो सरकार का जो अगर ये पूरे बजट को हम लोग 100 पैसे में डिवाइड कर ले और आय और व्यय को 100-100 पैसा मान लें, तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होने वाली है, कहाँ से कितना पैसा आने वाला है? तो देखिए सबसे ज़्यादा इस बजट का अधिकांश जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह 36 पैसा है। 36 पैसा उधार एवं अन्य देयताएं से भारत सरकार को आने वाली है। इसके बाद दूसरा भारत सरकार के आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 15 पैसा, यानी पूरे बजट का आय का भारत सरकार के 15% कहाँ से प्राप्त होने वाला है? जीएसटी से, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर से, वस्तु या सेवा कर से। ये वस्तु और सेवा कर अगर हम लोग कहें कि भारत के राजस्व से, यानी करों के माध्यम से सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होने वाली है? तो वो जीएसटी से। दूसरे नंबर पर इस बार भारत सरकार के आय का जो स्रोत है वह है आयकर है, जो कि 14 पैसा यहाँ से मिलने वाला है भारत सरकार को। दूसरा तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा आय का स्रोत रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर है, जो कि सरकार को यहाँ से 13 पैसा मिलने वाला है। इसके बाद भारत सरकार के आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह दिखाया जा रहा है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटीज जो है ये जो विविध तरह के उत्पाद अगर सरकार में भारत में हो रहा है तो उस उन उत्पादों पर जो टैक्स लगता है वो आपका है। कॉर्पोरेट टैक्स का होता है निगम टैक्स, कंपनियों के ऊपर लगाया जाने वाला कर, उससे 13 पैसा, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसा। इसके अलावा भारत सरकार का जो सबसे बड़ा आय का स्रोत बन रहा है वह है कर भिन्न राजस्व से, जो कि 6 पैसा मिलने वाला है, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 5 पैसा मिलने वाला है, और सीमा शुल्क से 3 पैसा मिल रहा है। तो ये जो है सरकार दिखा रही है कि हमको कहाँ कहाँ से भी सामान्य तौर पर विभिन्न मदों से कहाँ से आय प्राप्त होगी। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार का जो ये आय है ये व्यय किन किन मदों पर सबसे ज़्यादा होने वाला है। सबसे बता दें कि जैसे ही ऋण जहाँ सबसे ज़्यादा सरकार ले रही है, वहीं उसके बदले में अभी तक जो भारत पर ऋण है उस ऋण का जो ब्याज बनता है उस ब्याज अदायगी में इस बार बजट का 20% यानी 20 पैसा बजट का जाने वाला है। कहाँ पर? ब्याज अदायगी। ब्याज, हम ऋण की भरपाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके ब्याज को पेमेंट करेंगे 20 पैसे में। इसके बाद भारत सरकार का जो व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है इस बजट में वह है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो कि 16 पैसा है। किसका? जो राज्यों का हिस्सा है। ठीक, वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280, जो कि आपका राज्य, केंद्र और राज्य के जो वित्त का बंटवारा करता है उसके थ्रू जो है, जो कि राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? 40% है, तो उसमें से आपका घट के 16 पैसा जाना है पूरी सरकार का। फिर उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं इस पर भारत सरकार के बजट का 13 पैसा खर्चा नहीं, 13% बजट कहाँ खर्च होगा? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी के साथ ही चलता है, और इसमें भी 9 पैसा जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि अन्य व्यय टोटल अगर ये है 10 पैसे में दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर 10%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं इस पे 10 पैसे खर्च होने वाले हैं, यानी 10%। और आर्थिक सहायता में जो सब्सिडी है हमारे यहाँ, अनुदान है,
इस सब्सिडी में 9 पैसा भारत सरकार का खर्च हो रहा है और रक्षा में जो है ये 8 पैसा दर्शाया जा रहा है और पेंशन में 5 पैसा, पेंशन में 5 पैसा। तो ये भारत सरकार के व्यय के विभिन्न मद हैं जहाँ पर ये खर्च होने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना किस पे रहता है कि हमारे बजट में जो प्रमुख वित्तीय घाटे हैं, उन घाटों की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा घाटा कह सकते हैं हम लोग क्योंकि घाटे का जो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा आकार कौन सा है तो वो अब ये घाटे क्यों है भारत सरकार के बजट में? इस वजह से है क्योंकि हमारा बजट ही घाटे का बजट है। घाटे का बजट का मतलब क्या है कि जब हमें मालूम है कि हमारे आय जो है विभिन्न मदों से इतना प्राप्त नहीं होगी, इसके बावजूद भी हम जो है 34,83,236 करोड़ रुपए खर्च करने चल रहे हैं। तो बाकी जो घाटा होने वाला है, उस घाटे की भरपाई आप कहाँ से करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि इस बजट का अनुमान है कि 6,812 करोड़ रुपए जो है घाटा होगा इस बजट का। अब ये इतनी बड़ी राशि कहाँ से आएगी? तो ये विभिन्न ऋण आपने देखा कि बजट में हमारा ऋण जो है एक बहुत बड़ा मद है आय का, उससे उधार एवं अन्य देयताएँ से जो कि 36% जो है इस बजट का होगा। तो ये लगभग 15 लाख करोड़ रुपए आपको यहाँ से विभिन्न मदों से मिलने वाले हैं। विभिन्न सहायताओं से भारत सरकार संग्रहित करेगी, आरबीआई से भी ऋण लेगी, जनता से जो भी कैसे जैसे भी करना है, इसकी भरपाई करना है। ये इसलिए कारण है कि राजकोषीय घाटा यानी समस्त आय और समस्त व्यय। तो समस्त आय से जब समस्त व्यय अधिक होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? राजकोषीय घाटा। और ये राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 15,06,812 करोड़ रुपए कुल बजट का ये जब घाटे का जो अनुमान है प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो ये 6.8% रहने का अनुमान है। जो फाइनेंस ईयर अभी चल रहा है हम लोगों का, इस फाइनेंस ईयर में जो राजकोषीय घाटा है वो 9.5% है। संशोधित अनुमान है कि ये 9.5% रहेगा। जबकि जब बजट आया था उस समय भारत सरकार ने अनुमान लगाया था कि हमारा जो राजकोषीय घाटा रहेगा वो 3.5% और आप देखे थे कि इसमें को जो है कोशिश था कि ये 3% पर इसको लाया जाए। राजकोषीय घाटे को हर बजट में लगातार कम करने पर, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के कारण हमारा ये 3.5% का जो राजकोषीय घाटा था वो 9.5% जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है हम लोग का। फिर घाटे से देखो क्या बढ़ता है? ऋण बढ़ता है। तब ऋण हम लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, ठीक? फिर उसके बाद 2019-20 में जो राजकोषीय घाटा रहा है वास्तविक रूप में वो 4.6 रहा है, लेकिन जबकि इसका टारगेट भी 3.5 ही था। राजस्व घाटा जो कि भारत सरकार का ये जो है इस बजट में 5.1% है। 2021-22 में बजट अनुमान है और संशोधित अनुमान जो 2020-21 का है वह है 7.5% रहने का अनुमान है। और जो पहला था जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें अनुमान लगाया गया था तो ये 2.7% रहेगा, जबकि 2019-20 में यह 3.3% रहने का रहा, ठीक। प्रभावी राजस्व घाटा ये जो है आपका 4.1% रहने का अनुमान है और जो संशोधित अनुमान चालू वित्त वर्ष का 6.3% है और जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो 1.8% अनुमान लगाया गया था और 2019-20 में ये 2.4% रहा है। प्राथमिक घाटे की जो प्रवृत्ति रही है 2021-22 में अनुमान लगाया गया है कि ये 3.1% रहेगा और चालू वित्त वर्ष में 5.9% तक जा सकता है और जब बजट प्रस्तुत किया गया था 2020-21 का तो उसमें अनुमान था कि 0.4% पे रहेगा और वास्तविक रूप में यह 2019-20 में 1.6% रहा है। तो हम लोगों का जो बजट का जो विभिन्न घाटे हैं, इन घाटों को हम लोगों को देख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। अब गाइस हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो बजट का सार है उसको हम लोग समझें। क्या बजट की विशेषताएँ रही हैं इस बजट में? तो देखिए बजट का 6 स्तंभ 6 पिलर्स खड़े किए गए हैं। पहली चीज़ आप लोग जान लीजिए कि यह बजट के प्रस्तावों से राष्ट्र के पहले किसानों की आय दोगुनी करने मजबूत इसका बजट का जो उद्देश्य है
किसानों की आय को दोगुना करना, मजबूत अवसंरचना का डेवलपमेंट करना, स्वास्थ्य भारत बनाना है, सुशासन है, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, ये जो है इस बजट के संकल्प में दोहराए गए हैं। 2015-16 के 13वें वादे भी हैं और जिन्हें देश की आज़ादी के 75 वर्ष यानी 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे किए जाने हैं। तो जो 2022 में अमृत महोत्सव ये हम लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये कब मनाया जाएगा गाइस? ये 2022 में मनाया जाएगा। इस बजट से हम लोग क्लियर करें, ठीक। अब देखिए बजट के 6 पिलर्स डिसाइड किए गए हैं। इन्हीं पिलर्स के आधार पे बजट जो है प्रस्तुत किया गया। तो ये बजट की समरी है। आइए इसको देखिए। तो सबसे पहला जो पिलर्स है वह है स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरा इसका स्तंभ बनाया गया है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा इसका स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। मानव चौथा इसका मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। और पांचवा है नवाचार अनुसंधान व विकास। और छठा है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो ये 6 पिलर्स हैं। स्वास्थ्य और खुशहाली पहला पिलर्स तो सरकार ने इसे बखूबी ध्यान में रखा है क्योंकि कोविड-19 के दौरान सबसे बड़ा संकट हेल्थ का ही आया और आपने देखा कि इसी हेल्थ की अनसिक्योरिटी के कारण, असुरक्षा के कारण भारत में जो है इतना ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो उसे क्योंकि अब जो इकोनॉमी सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि इस लॉकडाउन के कारण जो है भारत सरकार के या भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों का भारी नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए आपने देखा कि बजट में सरकार ने काफ़ी उदार ऋणदाताओं के माध्यम विभिन्न मदों के माध्यम से इसकी भरपाई यानी अधिकतम खर्च करने का प्रावधान भी करेगी। तो वो कैसे करेगी आइए जाने। तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी कुछ अच्छा होने वाला है। भौतिक और वित्तीय पूंजी यानी पूंजी का सृजन करने के लिए और इसके लिए क्या करना होगा अवसंरचनात्मक डेवलपमेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बुनियादी जो ढांचा है उस बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत सरकार जोर देने वाली है। और इसमें जो है जैसे कि सड़क है आपका यानी परिवहन है विद्युत ऊर्जा है शिक्षा है स्वास्थ्य है इन तरह के जो संसाधन इससे रिलेटेड है जैसे अस्पताल हो गया आपका विद्यालय हो गया इस तरह के अवसंरचनाओं का डेवलपमेंट इसमें है। आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। तो समावेशी विकास आप जानते हैं कि विकास की वह धारा है जिसमें कि विकास की धारा से वंचित लोगों को यानी जो निम्न तबका है, आय का निम्न वर्गीय परिवार है, उसको भी विकास के मुख्य धारा में जोड़ना यही क्या है समावेशी विकास आपका है। मानव पूंजी जो मानव संसाधन है उस मानव संसाधन को क्या करना है ऊर्जावान बनाना एनर्जेटिक बनाना है विभिन्न सोर्सेज से जिससे कि उत्पादन की जो एक्टिविटी है वो हमारा बढ़ सके। नवाचार अनुसंधान व विकास तो जो जब रिसर्च होंगे तभी आपका नई नई तकनीकी आएगी। नई तकनीकी का ना नवाचार हुआ और इन दोनों से क्या होता है डेवलपमेंट। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन यानी अधिक से अधिक शासन और प्रशासन की संख्या को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अधिकतम शासन करने का प्रयास रहेगा इस स्तंभ में। तो आइए स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए सरकार क्या कर रही है इस पे कितना व्यय करने का जो सरकार ने रखा है। तो इस स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी ढांचा है तो बुनियादी ढांचा का मतलब है हॉस्पिटल है ना। हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी सुविधाएं एक चाहिए स्वास्थ्य से जनित उन सुविधाओं का फिर उसके बाद जागरूकता लाना ये सब बुनियादी ढांचे के अंतर्गत है। तो इसमें जो है भारत सरकार इसके लिए 2,23,846 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस बजट में। जबकि इस साल का बजट अनुमान जो है 94,452 करोड़ रुपए का है जो कि 137% की वृद्धि को दर्शाता है। तो 2020-21 के बजट में ये सरकार दिखा रही कि हम इतना ज़्यादा राशि खर्च कर रहे हैं जबकि जो है 21-22 में 94,452 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो अभी कोरोना महामारी के दौरान सारी सुविधाएं होगी। ये जो खर्च है 6 वर्षों में लगभग भारत सरकार 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इस स्वास्थ्य के तहत पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए कितने वर्षों में खर्च होंगे गाइस 6 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा एक योजना इस स्वास्थ्य के लिए चल रही है भारत सरकार की पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
जिसके तहत 6 वर्षों में खर्च किए जाएंगे, यानी बजट में थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसके लिए आवंटित होता रहेगा। इस योजना के तहत क्या करना है, तो 17,718 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी। तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर के जितने भी हेल्थ केयर हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनमें आवश्यक वेलनेस यानी जो भी स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चिकित्सा संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप देखेंगे कि सामुदायिक केंद्रों पर भी एक्सरे मशीन का आना, है ना, फिर जो है सीटी स्कैन जैसी सुविधा होना, अल्ट्रासाउंड जैसे सुविधाओं का डेवलपमेंट करना, पैथोलॉजी का डेवलपमेंट करना, मेडिसिन है आपका, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें जो है ये आपका। फिर इसके बाद 11 राज्यों के सभी जिलों में 3,382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 6 से 2 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी से जुड़े क्या होंगे, देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत। इसके बाद राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। ये स्वास्थ्य के तहत भारत सरकार करेगी। फिर सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में किया जाएगा। फिर प्रवेश स्थलों, 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री बंदरगाहों, 7 लैंड क्रॉसिंग पर 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा और 33 मौजूदा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां इनको मजबूत किया जाएगा। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों को 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। फिर वन हेल्थ के लिए संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, जय सुरक्षा स्तर 3 की 9 प्रयोगशालाओं, विषाणु विज्ञान के 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। तो ये जो है बजट में स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है प्रावधान किए गए हैं। फिर इसके बाद आप जान रहे हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2021-22 का जो बजट है, उस बजट में 35,000 करोड़ रुपए का कोविड-19 की वैक्सीन टीकाकरण के लिए प्रावधान कर रखा है। और भारत में न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है, जो मौजूदा समय केवल 5 राज्यों तक सीमित है, जो देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा और इसका उद्देश्य हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौत से के मुंह से बचाना है। तो ये वैक्सीन का जो है टीकाकरण का जो 5 राज्यों तक है, इसको जो है सभी राज्यों में फैलाया जाएगा। इसके बाद पोषण के स्तर पर भारत सरकार मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेगी और साथ ही साथ 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए गहन रणनीति अपनाएगी। इसके अलावा जल आपूर्ति और सार्वभौमिक कवरेज स्वच्छ भारत मिशन के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि 2.86 करोड़ घरों के नल के कनेक्शनों को सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इसे 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 2021 से 26 तक के 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन कार्यान्वित किया जाएगा। वायु प्रदूषण की जो गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार इस बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों को 2,217 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। इन प्रस्ताव किया 20 साल बाद वाणिज्यिक और वाणिज्यिक मामले में 15 साल बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। और जानते हैं कि आप इसके लिए जो है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति भी की घोषणा की गई है। अगर ये पुराने वाहन हो गए तो तत्काल उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, वह वाहन अब नहीं चल सकेंगे।
भौतिक और वास्तविक वित्तीय पूंजी अवसंरचना के लिए सरकार क्या कर रही है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके लिए हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र का निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर हासिल करेंगे। तो इसके लिए भारत सरकार जो है विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने के 13 सेक्टरों में PLI स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस योजना की शुरुआत में 21-22 में खर्च किया जाएगा। तो इसमें लगभग जो है कुल 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है हाईवे बनाने के लिए, और इस हाईवे में जो है ये पैसा धीरे धीरे खर्च किया जाएगा 6 लाख करोड़ रुपए। फिर इसके बाद वस्त्र के फील्ड में जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत सरकार ने PLI स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स नामक योजना शुरू की है, जिसके इसके से लगाव और चलाओ सुविधाओं से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे निर्यात क्षेत्र में दिग्गज जो वैश्विक दिग्गज अस्तित्व में आएंगे, और साथ वस्त्र पार्क भी स्थापित किया जाएगा। फिर अवसंरचनात्मक डेवलपमेंट के लिए वित्त मंत्री के द्वारा 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जो अपनी तरह की पहली और दूसरी तरह सरकारी पहल थी, इसमें 6,835 परियोजनाओं को NIP घोषणा की गई है। इस परियोजना पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है और इसमें 7,400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, और इसमें जो है विभिन्न मंत्रालयों के अधीन 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ठीक, और इसमें वित्त पोषण विकास वित्त संस्थान के तहत वित्त मंत्री ने कहा कि यह वित्त पोषण की आवश्यकता है इस क्षेत्र में, और दरअसल प्रोफेशनल ढंग से प्रबंधित किए जाने वाले विकास वित्त संस्थान की जरूरत है। इसके लिए सरकार जो है आपको कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करेगी, और 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की भी महत्वाकांक्षा जताई है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। फिर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन इसको कहिए, विनिवेश कहिए, मुद्रीकरण कहिए, ये सब सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसमें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। इस दिशा में हो रही प्रगति पर करीबी नज़र रखने वाले निवेशकों को इसके अवगत कराने परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण PGCIL ने एक इनविट की प्रायोजित किया है, जो विदेशी घरेलू संस्थान निवेशकों को आकर्षित करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए का अनुमानित उद्यम वाली 5 चालू सड़कों को जो हाईवे हैं इनको हस्तांतरित किया जाएगा। इनको प्राइवेटाइजेशन यानी विनिवेश की श्रेणी में से रखा गया। इस तरह 7,000 करोड़ रुपए के मूल्य की पारेषण संपत्तियों को PGCIL मीट की हस्तांतरित कर दिया जाएगा, यानी इन्हें भी प्राइवेटाइजेशन के तहत समर्पित होगा। रेलवे समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू करने के बाद परिचालन रखरखाव इसके परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी। ये भी जो है आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। फिर परिचालन प्रबंधन संबंधी रियायत हवाई अड्डों का इनका भी मुद्रीकरण होगा, परिचालन भी। परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत आपको बता दूं कि इसमें सरकार जो बेचने जा रही है, विनिवेश करने जा रही है, उसमें NHI के द्वारा चालू की जा चुकी टोल रोड है, PSSIL के तहत परिषद संपत्तियां हैं, गेल की IOCL HPCL की तेल गैस पाइपलाइन है, Tier 2 Tier 3 शहरों में स्थित AI के हवाई अड्डे हैं एयर इंडिया के, और रेलवे की अन्य अवसंरचना परिसंपत्तियां हैं। CPSE जैसे केंद्रीय भंडारण निगम है, नेफेड है, भंडारण परिसंपत्तियां, खेल स्टेडियम है, ये सब अब निजी क्षेत्र में जाने वाले हैं। इनको अब सरकार बेचने जा रही है कहिए, या फिर विनिवेश कहिए, मौद्रीकरण कहिए, सब कुछ इन्हीं अब निजी क्षेत्र ये सब का क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो रहा है। सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना में भारत सरकार ने भारी निवेश की घोषणा कर दी है। इसमें 5,35,000 करोड़ रुपए केवल सड़क में खर्च होंगे, और इसके तहत जो है 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी
किसमें? भारत माला जो परियोजना भारत सरकार की चल रही है, इसके तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के ठेके के पहले दिए जा चुके हैं। इनमें से 3,800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके दे देंगे और इसके साथ ही सरकार 11,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। तो ये जो है लंबा निवेश होगा और ये निवेश आने वाले 5 वर्षों में धीरे-धीरे भी किया जाएगा। 2022 तक इसे, हालाँकि जो टारगेट 13,000 किलोमीटर का उसको पूरा करने का सरकार जो है जोड़ देगी। फिर इसके अलावा रेलवे संरचना के डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार किया गया है और इसके भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। मेक इन इंडिया के समर्थ बनाने के लिए हमारी यानी सरकार के जो प्रमुख बिंदु हैं, यह संभावना है कि पश्चिमी समर्पित भाड़ा जो कॉरिडोर है डीएफसी और पूर्वी डीएफसी जून 2022 तक ये क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। समर्पित भाड़ा यात्रियों की सुविधा सुरक्षा निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं। क्या क्या उपाय सरकार करने जा रही है इसके लिए? यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों सौंदर्यप्रक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम HLV कोच आरंभ किए जाएंगे पर्यटकों के लिए। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे के लिए देखिए क्या हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा उपायों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क, उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली ट्रेन टकराने की समस्या को समाप्त कर देगी। ये देखिए टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें जो ट्रेन की टकराव हो जाता था, ये टकराव रुकेगा। कैसे रुकेगा? सुरक्षा उपायों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। प्रयास और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे क्या करे? उच्च घनत्व नेटवर्क, उच्च उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क रूटों को स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन संचरण प्रणाली प्रदान की जाएगी। तो जो अब जैसे कोहरे वाली समस्या थी, वो समस्या अब कम होगी। टकराव वाली रेलें जो भिड़ंत हो जाती है ना। भारत में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए खर्च, यानी जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। तो अब देखिए इसके तहत भारत सरकार 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 और 2022 से शुरू होने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी और ईस्टर्न डीएफसी योजना के तहत मेक इन इंडिया रणनीति की लॉजिस्टिक लागत कम होगी। इसमें क्या हो रहा है आपका? ये हो गया शहरी अवसंरचना के लिए सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ साथ सिटी बस सेवा के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इस योजना में व्यय करने चल रही है, जिसमें से 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो परिचालन में 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो आरटीएस निर्माणाधीन है। टीयर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा, सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए 2 नई तकनीक मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो लागू की जाएगी। विद्युत अवसंरचना की अगर बात करें तो इसमें अतिरिक्त 139 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं और इसमें कई उपलब्धियां हासिल हुई है सरकार के माध्यम से। इसके साथ ही सरकार 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए जाने के अलावा 1 लाख सर्किट किलोमीटर परिक्षण लाइन बिछाई गई है। वितरण कंपनियां व्यवहार्यता लेकर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए वित्त मंत्री ने 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सुधारों पर आधारित प्रदर्शन संबंध विद्युत वितरण क्षेत्र में योजना पेश करने का प्रस्ताव किया है। तो सरकार अभी अपनी उपलब्धि भी बता रही है इसमें कि क्या क्या हमने किया है और इसमें क्या भी सुधार करने। इसके अलावा बंदरगाह, नौवहन और जो जलमार्ग है इसके लिए भारत सरकार 2,000 करोड़ रुपए विभिन्न निजी और साझेदारी के साथ बड़े बंदरगाहों को 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा धनराशि का प्रस्ताव किया है। इनमें जो काफ़ी बदलाव किए जाएंगे तो PPP मॉडल के आधार पर इसका डेवलपमेंट होगा। भारत में वाणिज्यिक जहाज़ों की आवाजाही के प्रोत्साहन को देने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत मंत्रालय और CPSI द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं से भारतीय नौवहन कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। 5 वर्षों के दौरान 1,624 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके प्राकृतिक और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस
के क्षेत्र में क्या होगा, तो इसमें देखिए सरकार ने कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। इस क्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रमुख पहलों की घोषणा की जा रही है। इसमें क्या-क्या सरकार करने वाली है? पहली चीज़ आप जानिए कि जो उज्ज्वला योजना है, इसमें अभी 8 करोड़ परिवारों को कनेक्शन इसका मिल चुका है, तो इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ अगले 3 वर्षों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा। जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरू की जाएगी और गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में समान वाहक क्षमता की बुकिंग सुविधा और समन्वय एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली प्रचालन की स्थापना भी की जाएगी। वित्तीय पूंजी की अगर बात करें तो इसमें जो है वित्त मंत्री ने सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007 के प्रावधानों को एकल प्रतिभूति बाजार संहिता में समेकित करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार जीआईएफटी, आईएफसी एवं एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब की विकास का समर्थन भी देगी। तो ये वित्तीय क्षेत्र में होने जा रहा है आपका। बीमा क्षेत्र में एफडीआई में बढ़ोतरी हो रही है। तो भारत सरकार अपने बजट में कहा कि वित्त मंत्री ने कि 49% जो अभी तक एफडीआई है इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया। यानी विदेशी जो निवेश है अब बीमा क्षेत्र में 74% तक हो सकता है। स्वामित्व नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हुए ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय होंगे। मुनाफे के एक निश्चित हिस्से को समान आरक्षित निधि के रूप में बरकरार रखा जाएगा। विनिवेश और रणनीतिक बिक्री। कोविड-19 के बाद जो सरकार ने रणनीतिक विनिवेश पर भी काम जारी रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में बीपीसीएल, एयर इंडिया, ये देखिए विनिवेश, उनका मौद्रीकरण या विनिवेश, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से इन्हें बेच दिया जाएगा, प्राइवेट क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक, अब सरकार इनको बेच के अब मुद्रा प्राप्त कर लेगी। इसी को हम लोग विनिवेश करते हैं। सरकार का आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 अन्य बैंकों को एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव है। सरकार 2021-22 में भारतीय जीवन बीमा का आईओपी भी लाएगी, जिसके तहत आवश्यक संशोधन इसी सत्र में लाया जाएगा। अब इसमें भी जान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी एलआईसी में भी आने की पूरी उम्मीद है। सरकार के बजट अनुमान 2021 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। तो जो सरकार ये कंपनियां बेचेगी, एलआईसी की हिस्सेदारी बेचेगी, बैंकों को जो है प्राइवेटाइजेशन करेगी, तो ये सब प्राइवेट कंपनियों को बेच करके भारत सरकार को 1,75,000 करोड़ रुपए का अनुमान है ये प्राप्त होगा। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास की अगर बात करें तो इसमें जो है कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के किसान कल्याण, ग्रामीण भारत, प्रवासी मजदूर, श्रम, वित्तीय समावेशन को शामिल करने की घोषणा की गई है। कृषि के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी की जो व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है, जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम 1.5 गुना हो गया है। खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार कह रही है कि किसानों की 2013-14 में जो 33,834 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीदारी हुई थी गेहूं के मामले में, तो वो 2019-20 में बढ़कर के 62,802 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में बढ़कर के ये 43.4 लाख हो गई है और 19-20 में 35.4 लाख। किसके? किसानों की संख्या की बात कर रही सरकार। धान की खरीदारी की बात कर, धान के भुगतान की बात कर रहे हैं तो 2013-14 में जहां 63,928 करोड़ था, 19-20 में सरकार कह रही है कि ये 1,41,930 करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में ये सुधर कर 1,72,752 करोड़ रुपए हो गया है और किसानों की संख्या भी इसमें बड़ी है।
इसी तरह दालों के मामले में भी बढ़ोतरी सरकार दिखा रही है कि 236 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया और जो कि 2019-20 में यह धनराशि बढ़कर के 8,285 करोड़ रुपए हो गया। यानी जो पेमेंट है यानी खरीदारी सरकारी बढ़ी है, लेकिन इसमें फ़ायदा किसको हुआ है ये तो अब आप ही लोग बताइएगा। इसके अलावा किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 22 में कृषि कर्ज लक्ष्य बढ़ाकर के 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का जो है कर दिया है। इसी प्रकार ग्रामीण संरचना के विकास कोष के आवंटन के लिए 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए कोष, ठीक, ये जो है नाबार्ड को दिए गए हैं। मछली पालन सरकार जो इसमें 5 प्रमुख जो केंद्र हैं इसके, जैसे कि कोच्चि है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रवासी कामगार की अगर बात करें तो इसमें 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू होगा, वन नेशन वन कार्ड। उसके साथ ही 69 करोड़ लाभार्थी तक इसकी पहुंच बनानी है। साथ ही साथ इसकी लाभार्थियों की जो प्रतिशत है वो कुल 86% हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 4 श्रम कोड लागू करने से 20 साल पहले हुई शुरू की प्रक्रिया समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। तो अब वन नेशन वन कार्ड के तहत जो प्रवासी मजदूर हैं वो जिस राज्य में रहेंगे वो उसी राज्य में उनको अनाज मिल जाएगा। वित्तीय समावेश की अगर बात करें तो कमजोर वर्गों के लिए किए गए उपाय के अनुपालन में वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत नकदी प्रवाह सहायता को आगे बढ़ाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने मार्जिन मनी की जरूरत में 25% घटा करके 15% करने से कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए ऋणों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया है। मानव पूंजी को मजबूत बनाना ये बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत सरकार का। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अच्छा स्वागत हुआ है और ये कहते हुए कि 15,000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करके गुणवत्ता रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने भी घोषणा किया है कि एनजीओ और निजी स्कूलों राज्यों की भागीदारी से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें एनजीओ के पार्टिसिपेशन से अभी होगा। अभी एनजीओ कौन एनजीओ होंगे पता नहीं। एक छत्रक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया। तो अब जो आपका यूजीसी है उसके स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसमें मानव मानक स्थापना, मान्यता, विनियमन, वित्त पोषण 4 अलग अलग घटक भी होंगे। लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए सरकार ने एक लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। तो ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए सरकार ने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो जनजाति क्षेत्र में कितने स्कूल एकलव्य मॉडल पे होंगे? 750। ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत 20 करोड़ से बढ़कर के 38 करोड़ रुपए, पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपए भी हो सकता है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई है। 2025-26 तक ये कुल जो है 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता आकलन प्रमाणीकरण के साथ साथ प्रमाणीकृत कर्मियों की तैनाती के निर्धारण के लिए एक पहल प्रक्रिया अधीन है। जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल, तकनीकी और ज्ञान के हस्तांतरण में सहायता के लिए जापान और भारत में एक सहयोगात्मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक देशों के साथ इसकी पहल की जाएगी। इसके बाद नवाचार अनुसंधान विकास में वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 में अपने बजट भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के लिए एनआरएफ का परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए होगा। इससे पहचान किए गए राष्ट्रीय प्राथमिकता की जरूरत वाले क्षेत्रों में ध्यान देते हुए सरकार अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत बनाना सुनिश्चित करेगी, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है पर्यावरण का। साथ ही साथ सरकार एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत करेगी। इसके लिए भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराएगी शासन एवं नीति संबंधी ज्ञान रूपी दौलत इंटरनेट पर उपलब्ध होगी। अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील से एमोजोनिया उपग्रह ले जाने वाले PSLV CS-51 को लॉन्च करेगा। गंगायन मिशन गतिविधियों के एक भाग के रूप में 4 भारतीय
अंतरिक्ष यात्री रूस तक के जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पहला मानव गगनयान है, ठीक है, गंगायान लिखा है, गगनयान। पहला मानव रहित लॉन्च दिसंबर 2021 में होने का कार्यक्रम है। तो 2021 में आपका ये गंगायान लॉन्च होने वाला है, जो मानव रहित मिशन है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इसके तहत सरकार क्या करेगी? 6 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर देते हुए न्याय तेजी से उपलब्ध कराने के लिए कुछ वर्षों में ट्रिब्यूनलों में सुधार लाने के अनेक कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने ट्रिब्यूनलों के कामकाज की युक्तिपूर्ण बनाने के आगे उपाय करने का भी प्रस्ताव किया। सरकार ने 56 स्तंभ स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों का पारदर्शी कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिकोण के साथ संसद में राष्ट्रीय संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक पेश किया है। उन्होंने एक घोषणा भी की है कि भारत के इतिहास में आगामी जनगणना प्रथम डिजिटल जनगणना हो सकती है। ऐसे बड़े महत्वपूर्ण कार्य 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजकोषीय स्थिति के बारे में अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के परिणामस्वरूप कमजोर राजस्व अंतर्प्रवाह को रेखांकित किया है। एक बार स्वास्थ्य स्थिति में स्थिर होने लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया गया था, सरकार खर्च बढ़ गया था, जिसके कारण घरेलू मांग पुनर्जीवित हुई, जिसके कारण 2020-21 में 30,42,000 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमान व्यय की तुलना में संशोधित अनुमान 34.50 लाख करोड़ रुपए आके गए हैं। व्यय की गुणवत्ता बरकरार रखी गई है। संशोधित अनुमान में पूंजीगत व्यय जो है 4,39 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2021 में यह 4.12 लाख करोड़ रुपए था। तो ये बजट की कुछ स्पेसिफिक चीजें रही हैं जिस पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो जिन जिन मुद्दों को हम हाईलाइट करते चल रहे हैं, 15वें वित्त आयोग की मद के अनुसार सरकार राज्यों के लिए नवल उधार की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 4% पर नियमित करने की अनुमति दे रही है। एफआरबी अधिनियम अधिसूचित करता है जीडीपी के 3% बरकरार सिक्योरिटी घाटा 31 मार्च 2020-21 के हासिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है इस बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में देखें तो वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न को भरने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयकर प्रक्रियाओं में समय सीमा में कमी विवाद समाधान समिति का गठन की घोषणा की है। तो इसको बता दें आपको कि जो 75 साल से ऊपर हैं अब उनको जो है आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। परीक्षा छूट की सीमा में वृद्धि लाभांश आय के भी राहत प्रदान की। उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सस्ते किराए आवासों के लिए राहत, आईएफएससी की एक कर प्रोत्साहन, छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों को राहत, स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन देने जैसे कदमों की घोषणा की है। वित्त मंत्री के अनुसार बजट भाषण में कहा कि महामारी के बाद दुनिया एक नए रूप में बढ़ती हुई नजर आती है और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में हमारी कर प्रणाली में पारदर्शी कुशल होगा, देश में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देना होगा। और इसमें 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या जो है 6.8 लाख करोड़ थी, जबकि 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। तो ये जो है आयकर रिटर्न का दिखाया जा रहा है आपको। तो 75 वर्ष वाले अब आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे, इनको जो है पूरी छूट दे दी गई है। इसके साथ ही साथ जो बजट में इसमें अगर 50 लाख से अधिक के मामले हैं तो तभी उनकी फाइलों की जो अवधि है, ये देखिए इसमें यहाँ पर है कि कर प्रवंचना। इस बजट का अनुमान भार कम करने के लिए आयकर कार्रवाई मौजूदा 6 साल से 3 साल करने का समय सीमा में कटौती का प्रावधान करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई अगर होती है तो वो 3 साल से पहले की अगर कोई फाइल है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब इसकी अवधि 6 साल से 3 साल कर दिया गया। लेकिन अगर यह मामला 50 लाख से ऊपर का है तो इसको जो है पहले की तुलना में इसकी अवधि बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया, यानी 10 वर्ष तक दोबारा खोला जा सकता है इसकी फाइल को। एक बार फाइल खुली, अगर इस पर कोई मामला अगर नहीं सुलझा है तो दोबारा इसके 10 साल, अगर इसके 10 साल के अंदर इसमें कार्रवाई सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कर सकता है। 30 जनवरी 2021 तक 1,10,000 से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपए से अधिक कर विवाद को निपटाने का विकल्प चुना है। तो ये जो है एक अच्छी इस पहल की तरफ सरकार बढ़ रही है। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में कुछ खास इस बार नहीं है कि जिसको हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से डिस्कस कर सके। फिर आपको मैं ले चलता हूँ बजट की कुछ मुख्य बातों को लेकर के। तो ये 6 पिलर्स आपने देख ही लिया है। अब इसमें
जो है समरी अगर इसका किया जाए, स्वास्थ्य और खुशहाली का अगर देखें हम लोग, तो हालांकि सारी बातों पर हमने चर्चा कर ही ली है। और ये योजना आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत परियोजना, जो कि 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए पे व्यय किया जाएगा। ये बजट की मुख्य बात है। 4 वायरोलॉजी, 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान खोले जाएंगे। ये जो है एक राष्ट्र और एक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान भी खोला जाएगा। फिर उसके बाद 2 मोबाइल अस्पताल होंगे। ये कुछ अब बजट की समरी एकदम जो है संक्षिप्त चीज़ें दे रहा हूँ आपको। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं में 11 राज्यों में ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं पूरी। 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल अस्पताल ब्लॉक, ठीक। 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ चालू करना है। फिर इसके बाद पोषण में आप देख रहे हैं कि पोषण मिशन 2.0 शुभारंभ होगा। इसकी मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच परिणाम सुदृढ़ बनाना होगा, ठीक। जल आपूर्ति में जो है जल जीवन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जल जीवन मिशन आपका जो है ये 5 वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा। तो इसका एक छोटा सा वीडियो भी मैं दे रहा हूँ आपको कल, आज नहीं, ठीक। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर इसको एक बार डिटेल में देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका समरी भी मैं एकदम संक्षिप्त समरी आपको दूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस वर्क है क्वेश्चन का, उसको भी कराने का हमारा विशेष जोर है। तो गाइज, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड बजट की क्लास कैसी रही, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करने से भी आप नहीं भूलेंगे। तो जल्द ही इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए इतना ही, और आर्थिक समीक्षा भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी भी समरी आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।